ऋषि जैसे ही घर में कदम रखता है अदिति उसके ऊपर बरस पड़ती है। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वह कहती है कि बिना बताए तुम गांव कैसे चले गए। ऋषि शांत स्वर में जवाब देता है कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि मैं गांव जाऊंगा, फिर इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अदिति इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वह बोलती है कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, गाँव जाने के लिए भी और लोग थे, लेकिन तुम ही क्यों गए? आखिर तुम पर ही ये जिम्मेदारी क्यों आ गई? ऋषि की आंखों में थकान झलकती है। वह कहता है कि अदिति तुम जानती हो कि यह सारी परेशानी मेरे चलते हुई है। अगर मैं जाऊंगा तो बात अलग होगी, लेकिन तुम यह क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम्हें बार बार यही सवाल करने से कुछ फायदा नहीं होगा। फूल वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी और उसे लग रहा था कि ऋषि अभी भी कुछ छुपा रहा है। वह सोच में डूबी थी कि ऋषि ने माँ की हालत खराब होने का बहाना बनाया। ऋषि ने माँ की हालत ख़राब होने का बहाना बनाया, लेकिन शायद इसके पीछे कोई और राज है। वह पूछने ही वाली थी कि तभी अनिरुद्ध अंकल वहाँ आ गए। ऋषि उनकी तरफ देखकर कह बैठा कि अंकल आपने भी कभी ऐसे फैसले लिए होंगे जो सिर्फ आप जानते हैं और किसी और को नहीं बताया होगा। यह सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उसके सामने उसके पुराने राज पर चोट कर दी हो। वह सकपका गया और बोला कि हाँ, जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिन्हें सबके सामने साझा नहीं किया जा सकता। अदिति ने फिर भी हार नहीं मानी। वह कहती रही कि आखिर फूल के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो ऋषि? ये कोई बात तो है जो तुम बता नहीं रहे। फूल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अदिति को सांत्वना देते हुए कहा, दीदी आप टेंशन मत लो, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं वापस गांव चली जाऊंगी और ज़िंदगी में दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अदिति का मन फिर भी शांत नहीं हुआ। वह बार बार यही कह रही थी कि मुझे ऋषि से जवाब चाहिए। आखिर वह इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? लेकिन ऋषि कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा था। अनिरुद्ध को भी लगा कि ये मामला हाथ से निकल रहा है। उसने कहा कि अगर फूल यहाँ आ गई तो उसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगर वह वापस जाती है तो हम सब लोग भी उसके गांव जाएंगे। हम यहाँ उसे अकेला छोड़कर चैन से नहीं बैठ सकते। इस पर ऋषि चुप रह गया, लेकिन उसके मन में उथल पुथल साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच ऋषि ने अनिरुद्ध से कहा कि मुझे नूतन जी से और पराशर जी से मिलना है। आखिर वह कहाँ है? घर के लोगों ने बताया कि पराशर तो गाँव के बाहर गए हुए हैं किसी काम से और नूतन यही है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें तेज़ बुखार है और वह कमज़ोर हो चुकी हैं। ऋषि तुरंत बोला कि मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। लोग समझाते हैं कि आप मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कहिएगा कि जैसे उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। ऋषि ने हामी भर दी और नूतन के कमरे में की ओर आगे बढ़ गया। नूतन ने जैसे ही ऋषि को देखा वह हैरान हो गई। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आई और उन्होंने कहा, आइए बैठिए। ऋषि धीरे से उनके पास बैठ गया और बोला कि मैं खास वजह से आपसे मिलने आया हूँ। नूतन ने चिंता भरे स्वर में पूछा, जनक कैसी है? वह ठीक तो है ना? ऋषि का दिल भारी हो गया, लेकिन उसके बिना समय गवाए बोल दिया कि जनक का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वह अस्पताल में एडमिट है। वह सुनकर नूतन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि ने तुरंत उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जनक अभी ठीक है, उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि धीरे धीरे वह संभल जाएगी। हॉस्पिटल में उसकी अच्छे से देखभाल हो रही है। आप परेशान ना हो और सब ठीक हो जाएगा। नूतन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सुकून मिला कि जनक अभी जिंदा है और उसकी देखभाल हो रही है। उधर दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने कमरे में सोते बड़बड़ा रहा था। उसके होठों में बार बार जनक का नाम निकल रहा था। अब वह बेचैन होकर कुछ ऐसे वाक्य कह रहा था जैसे सपनों में जनक से बात कर रहा हो। उसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे थे। यह देख घर के बाकी लोग चौंक गए। किसी ने धीरे से कहा कि यह ज़रूर जनक से मिलने की बात की बेचैनी है, लेकिन क्या वजह है कि अनिरुद्ध नींद में भी जनक का नाम लिया जा रहा है? ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अदिति जब अब भी ऋषि से जवाब चाहती थी। ऋषि नूतन की हालत देखकर और ज़्यादा दबाव में था। फूल अपने दिल में बोझ लिए सबको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही थी और अनिरुद्ध के चेहरे पर एक ऐसा राज छुपा था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा था। हर कोई अपने अपने सवालों में उलझा था, लेकिन उस असली जवाब शायद सिर्फ ऋषि के पास था। इस पूरे माहौल में ये साफ हो गया था कि जनक की तकदीर ने सबकी ज़िंदगी को किसी न किसी तरह से छू लिया है। नूतन का रोना, अदिति का गुस्सा, ऋषि की मजबूरी, फूल का वादा और अनिरुद्ध
अनिरुद्ध का बड़बड़ाना सब मिलकर एक ऐसा रहस्य बुन रहे थे जिसका सच धीरे धीरे सामने आने वाला था। ऋषि बार बार अपने मन में वही शब्द सुन रहा था जो नूतन ने आखिरी सांसों में उससे कहे थे। नूतन की बड़बड़ाहट में जनक का नाम सुनकर वह भीतर से हिल चुका था। दूसरी तरफ घर में जेठू और काकी ने भी गौर किया कि नूतन की हालत बिगड़ती जा रही है और वह बार बार जनक का नाम ले रही है। वे घबरा कर वापस आते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये कैसी बातें कर रही हो और क्या तुम जनक से मिली हो। पर नूतन सिर्फ आधे अधूरे शब्दों में रहस्य उगलती जाती है। तभी अचानक ऋषि के मन में सवाल उठता है कि आखिर जनक और उसके परिवार के बीच का सच क्या है। वह सोच में पड़ जाता है और उसकी बेचैनी बढ़ती चली जाती है। दूसरी ओर फूल की माँ अब और छुपा नहीं पाती और ऋषि को कह देती है कि जनक वही है जो अब तक सबकी नज़रों से बचकर जी रही थी। वह साफ साफ कहती है कि ऋषि तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि जनक कितनी खुददार लड़की है। उसने बचपन से ही अपने दर्द को छुपा कर पाला है। वह पराशर की बेटी तो कतई नहीं है, असलियत में वह मेरी बेटी है और यह रिश्ते को कोई बदल नहीं सकता। ऋषि यह सुनकर सन्न रह जाता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं कि अगर जनक की असली पहचान यही है तो इतने सालों में सब लोग उससे यह सच क्यों छुपा रहे थे। इसी बीच अनिरुद्ध की हालत भी बिगड़ जाती है। जनक का नाम सुनकर वह चक्कर खा जाता है। घर के लोग उसे संभालते हैं, लेकिन तभी अर्शी सामने आकर अनिरुद्ध पर सवाल दागती है। वह पूछ बैठती है कि आखिर यह जनक कौन है, क्या यह सच में मेरी बेटी है। उसका लहजा बेहद सख्त और शक से भरा हुआ था। आरसी का गुस्सा चरम पर पहुंचता है और वह साफ कह देती है कि ऋषि जैसा लड़का अच्छा नहीं है। वह यह सब अदिति से सुन चुकी है कि ऋषि जनक के गांव तक गया है और वहीं पर उससे मिला। आरसी गुस्से से कहती है कि मैंने पहले ही मना किया था कि ऐसी शादी मत करो और लेकिन किसी ने मेरी बात मानी ही नहीं। अदिति यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसकी जुबान खुलना चाहती थी, मगर आरसी के कटु शब्दों की बरसात के बीच वह कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। परिवार के बाकी लोग भी खामोश हो जाते हैं। मोनू तक कुछ नहीं कह पाता। अब सब एक अजीब खामोशी में डूब जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इस सच्चाई के सामने आने के बाद आगे उनकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जाएगी। उधर नूतन ने ऋषि को एक और बड़ा सच बता दिया था। उसने कांपते हुए कहा कि जनक के पिता का नाम अनिरुद्ध बोस है। ऋषि यह सुनकर अंदर तक हिल गया। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर यह कैसी नियति है जो बार बार सबको एक दूसरे से जोड़ देती है। उसने ठान लिया था कि अब वह अनिरुद्ध से सीधा सामना करेगा और उसे यह जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर करेगा। अस्पताल का दृश्य भी बेहद मार्मिक था। जनक को गंभीर हालत में लाया गया और स्टाफ ने उसे तुरंत अंदर ले जाकर इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि जनक के सिर में गहरा घाव है और कई बड़ी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। उसका कम उम्र होना एक फ़ायदा है, मगर ऑपरेशन आसान नहीं होगा। जब अस्पताल का प्रबंधक फॉर्म भराने आया और रिलेशन कॉलम पर सवाल किया कि जनक से उसका क्या रिश्ता है, तो ऋषि ने बिना झिझक कह दिया कि वह उसकी रिश्तेदार है। उसने आगे जोड़ा कि अभी फ़िलहाल उसका नंबर वही देगा क्योंकि इस समय इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि जनक को फ़िलहाल आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा और आज पूरे दिन उसके कई टेस्ट होंगे। इसका मतलब था कि ऋषि उससे मिल भी नहीं पाएगा। ऋषि बाहर बैठकर यही सोच रहा था कि उसने कभी नहीं चाहा था कि जनक की जान पर बन आए। उसकी आंखें नम हो गई और उसने भगवान से प्रार्थना की कि जनक को बचा लिया जाए। इधर अनिरुद्ध अस्पताल में बैठा जनक के चेहरे को याद करता है। उसे बार बार नूतन की कई बातें याद आती हैं और उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बीते हुए राज इस तरह सामने आएंगे। उसकी हालत ख़राब हो रही थी और यह सब देखकर अर्शी फिर से बिफर गई। उसने कहा कि यह सब उसी जिद का नतीजा है कि ऋषि जनक के पीछे गया। उसने कहा कि अब भुगतना तो सबको पड़ेगा। इसी बीच ऋषि ने तय किया कि अब और चुप नहीं रहेगा। वह सीधे अनिरुद्ध के पास जाएगा और गुस्से से कहा कि ये सब सच्चाई छुपाना बंद कीजिए। आज जनक के पिता हैं, आप जनक के पिता हैं। ये सबूत आपके सामने है। आपने अब तक उसे बाप होने का प्यार नहीं दिया। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका ख्याल रखें। ऋषि की आवाज़ में दर्द भी था और आक्रोश भी। अनिरुद्ध कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके होंठ काँप रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। ऋषि ने फिर कहा कि जनक सिर्फ आप पर भरोसा कर सकती है। अगर आपने अब भी उसे अपनाया नहीं तो वह टूट जाएगी। यह आपकी संतान है और उसका हक आपको देना ही होगा। तभी बाहर से दादू और बाई की आवाज़ आती है।
वे भी सच्चाई सुनकर हिल चुके थे। अस्पताल के कॉरिडोर में भारी खामोशी पसरी हुई थी। एक तरफ जनक आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ उसके पिता अनिरुद्ध उसकी अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश में थे। ऋषि का दिल बार बार यही कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जनक को बचाना है और उसे उसका असली परिवार दिलाना है। इसी द्वंद्व और रहस्यों के बीच कहानी को पेचीदा होती चली जा रही थी। जनक का सच अब सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। ऋषि के मन में बस यही गूंज रहा था कि जो लड़की हमेशा खुददार रही, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, क्या अब उसे उसका हक मिलेगा या नहीं।